दोस्तों नमस्कार। बड़ा शोर है नए मंत्रिमंडल का, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का, उनकी कैबिनेट का और लंबी चौड़ी मंत्रियों की फेहरिस्त और उन सब के बीच मंत्रालयों को भी फेंटा गया है। वाकई बड़ा शोर है। अब कोई क्या करेगा, इससे पहले जो हो रहा था उससे हटकर शायद यह मंत्रिमंडल कोई नई लकीर खींच देगा, या इससे पहले जो आरोप सरकार को लेकर लगते रहे या जो भी अर्थव्यवस्था को लेकर इस दौर में नीतियों का जो खाका खड़ा किया गया, क्या सब कुछ इस दौर में बदल जाएगा? किसान भी मान जाएगा, मजदूर भी मान जाएगा, बेरोजगार युवा भी मान जाएगा। इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के सामने जो संकट है क्या वो भी मान जाएंगे? बैंकों का खोखलापन क्या वाकई मान जाएगा? जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार जिस राह पर चल पड़ी है, क्या वाकई इस दौर में बिक्री में तेजी आ जाएगी? और फिर जो नए नए मंत्रालय मंत्रियों को दिए गए हैं और उलट फेर कर मंत्रियों को बदला भी गया है, इनके पास काम क्या है? यह वाकई बड़ी लंबी चौड़ी फौज है और शायद ध्यान भटकाने के लिए है या फिर ध्यान अटकाने के लिए है। आप भटकना नहीं चाहते हैं, अटकना नहीं चाहते हैं, तो आज एक दूसरे सच को समझने की कोशिश कीजिए। इस देश के भीतर में नहीं कोई चर्चा हुई, मीडिया के भीतर नहीं कोई चर्चा हुई, तो इस बात की कि इस देश के नए सहकारिता मंत्री देश के गृह मंत्री ही हैं। यानी सहकारिता मंत्री का जिक्र कतई निकल कर नहीं आया। और सहकारिता मंत्री अमित शाह क्यों हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं? इसके लिए तो किसी एक नए मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन बात कल तक कुछ अनसुलझी सी लग रही थी, आखिर ऐसा हुआ क्यों और बड़े लो प्रोफाइल में सहकारिता मंत्री इस देश के गृह मंत्री को बना दिया गया? उसका कुछ भेद आज तब खुला जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद किसानों को लेकर जो जिक्र हुआ उसमें मंडियों पर जोर दिया गया। उसमें बताया गया कि पिछले बरस 1 लाख करोड़ रुपए किसानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो मजबूत करने के लिए रकम निर्धारित की गई थी, उसमें प्रति किसान या प्रति व्यक्ति जो भी किसानी से जुड़ा हुआ है वह 2 करोड़ का लोन ले सकता है किसी एक योजना के तहत। और इतना ही नहीं, कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था अगर एक साथ 25 योजनाओं को भी चलाए अलग अलग जगहों पर, तो इसका मतलब है वह 2-2 करोड़ के लिहाज से 50 करोड़ का लोन ले सकती है। लेकिन भेद तब भी नहीं खुला कि लगा कि यह वाकई उस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो प्रोजेक्ट था उसी दिशा में कदम पहली कैबिनेट ने बढ़ाया है। लेकिन उसके बाद एक नई बात निकल कर आई। कहा गया दरअसल यह 2 करोड़ का लोन जो है अब सहकारिता के जरिए भी होगा। यानी इस देश के भीतर जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर जो सहकारिता इंस्टीट्यूशन की एक लंबी चौड़ी 2 दर्जन के करीब फहरिस्त है, वह भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। और उसी के मंत्री इस देश के गृह मंत्री भी हैं, यानी अमित शाह भी हैं। यहीं से बात शुरू होती है कि इस देश के सामने इस नए मंत्रिमंडल को लेकर टारगेट क्या है। आपके जहन में यह सवाल आना चाहिए, क्योंकि हम सहकारिता पर आए उससे पहले एक सवाल यह है कि इस वक्त देश की फाइनेंस मिनिस्टर वही हैं जो पहले थी। इस देश की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल है, कोई छुपा हुआ नहीं है। तो उनके पास अब टारगेट क्या है? उनके पास 2 ही टारगेट हैं। इस देश की वित्त मंत्री के पास एलआईसी के आईपीओ को लाना, यानी एलआईसी के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा देना। यह पहला टारगेट उनकी आंखों के सामने है, क्योंकि इसी बजट के दौर में यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाना है। वो एलआईसी जिसने खूब मदद इस देश को की है, सरकार को की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया है, डिविडेंड का पैसा दिया है। इस देश की जनता ने जो भी एलआईसी में पैसा लगाया उसका करोड़ों अरबों खरबों रुपया इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में वहीं से पैसा निकल कर आया है। उसके भी निजीकरण की दिशा में यानी आईपीओ के जरिए हाथ बढ़ाना है। पहला टारगेट फाइनेंस मिनिस्टर का यही है। दूसरा टारगेट आपके जहन में आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर हैं। इनका टारगेट क्या होगा? हवाई अड्डों को बेचना, निजीकरण की दिशा में जाना। जिस तरीके से 6 देश के हवाई अड्डे अडानी जी के हाथ में दे दिए गए हैं, आगे भी उन्हीं हाथों में दे दिए जाएंगे या कुछ नई चीजें निकल कर आएंगी। यानी मंत्री देश के, लेकिन प्रोजेक्ट और टारगेट निजी हाथों में सौंपने की बात है। एक लिहाज से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देश का एविएशन जा चुका है। अब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, यह सेकंड टारगेट है। उस दिशा में कदम बढ़ाइए, कमेटी बैठी हुई है, उस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। तीसरी बड़ी बात किसी के भी जहन में आएगी कि जो प्रहलाद जोशी हैं, उनको अब कोयला और माइनिंग के क्षेत्र की निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाना है।
सर्बानंद सोनोवाल, इनको पोर्ट और शिपिंग जो दी गई है, पोर्ट किंग इस देश के अडानी ही हैं और पोर्ट का निजीकरण जो भी सरकार के हाथ में था उस दिशा में उनको बढ़ना ही है। यानी किसी भी मंत्री को अपने विभाग के भीतर ज्यादा से ज्यादा चीजों को मोनेटाइज करके इस सरकार के सामने यह बताना है कि दरअसल किस तरीके से हम पूंजी ला सकते हैं और इस देश की सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देकर किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को संभाल सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास कोई दूसरा विजन है नहीं। और इसी फहरिस्त में जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो आरसीपी सिंह, उनको स्टील दिया गया है, वहां भर भी तो सेल के निजीकरण का जिक्र हो चला है, उसके शेयर्स बेचने का जिक्र हो चला है। और इसके बाद जब हरदीप सिंह पुरी आएंगे तो इनको तो आप शहरी विकास मंत्री कहिए या सेंट्रल विस्टा मिनिस्टर कहिए। सेंट्रल विस्टा इसलिए क्योंकि जब देश के भीतर इकोनॉमिक क्राइसिस है और सरकार भी मान रही है कि दरअसल कलेक्शन जीएसटी का हो, डायरेक्ट टैक्स का हो, यह कम होते चला जा रहा है और राज्य भी कह रहे हैं पैसा नहीं है और केंद्र ही उनको कह रहा है आप आरबीआई से उधारी ले लीजिए, बाद में देखेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट ना लगाएं और कम से कम इंटरेस्ट लगाएं, यानी सब उधारी पे जिंदगी जी रहे हैं। तब भी सेंट्रल विस्टा के लिए हमारे पास हजारों करोड़ रुपया है। तो फिर ऐसे में उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देकर कौन सा कल्याण किया गया और इस पेट्रोलियम मंत्री के जरिए अब क्या होगा? कोई नई परिभाषा गढ़ी जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री कल तक जो थे अब वो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इस देश के भीतर में एजुकेशन ठप है, लेकिन ये सारी परिस्थितियों को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कीजिए, क्योंकि यह तो इनके लिए टारगेट है। पहली कैबिनेट, पहला टारगेट देश में निजीकरण को आगे बढ़ाना। अब यहां पर आइए, आज जब पहली कैबिनेट हुई तो दो ही बड़े निर्णय निकलकर सामने आए। एक तो कोविड महामारी के दौर में अब देश को कैसे अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और इस टारगेट का जो डाटा इस देश की जनसंख्या को लेकर निकल कर आया वह भी बेहद त्रासदीदायक है। हालांकि जानकारी दी गई अब ऑक्सीजन बेड जो है 50,000 से बढ़कर 4 लाख हो गए हैं, लेकिन यह कोई नहीं बताएगा कि इस देश के भीतर में सिर्फ महाराष्ट्र को ले लीजिएगा तो एक वक्त वहां एक साथ 4 लाख मरीज देश के उसके अलग अलग अस्पतालों में थे, सिर्फ महाराष्ट्र के भीतर में। और जहां पर मुश्किल थी, और दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर एक साथ जितनी बड़ी तादाद में वो तकरीबन 1.25 लाख मरीजों की हाइट पर पहुंची थी, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार थे और अस्पताल जाने के रास्ते खोज रहे थे, उस वक्त देश के भीतर में ऑक्सीजन बेड की कुल संख्या सरकार ने कहा अभी 4 लाख है। आने वाले वक्त में जो 23,000 करोड़ रुपए और दिए गए उसको लेकर ताना बाना बुना गया और 9 महीने में कैसे पूरा होगा, किस रूप में पूरा होगा, और अगर उससे पहले तीसरी लहर आ जाती है जिसकी आशंका बार बार डॉक्टर और वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो उससे पहले हमारे पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा शायद कोई नहीं जानता है, क्योंकि यह 9 महीने की परिस्थितियों को जीता हुआ 23,000 करोड़ का एक बेसिक पैकेज है। लेकिन लौटिया इन परिस्थितियों से लेकर दूसरा फैसला किसानों को लेकर हुआ, जो कि 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर किसानी को देने का जो जिक्र था उसके दायरे में आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तोमर साहब कर रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा वो किसानों से अब भी बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मंडियों को अपना विकास जो करना है वह भी पैसा लेकर 2 करोड़ के लोन के जरिए कर सकते हैं, तो दूसरा सवाल यह आया कि मंडियों ने अपना विकास तो जो भी अनाज वहां बिकने आता है उस पर जो टैक्स लगता है उसके जरिए ही विकास मंडियों का हुआ है। और यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बाखूबी नजर भी आया है, इवन महाराष्ट्र में नजर आया है, राजस्थान में नजर आया है। लेकिन क्या अब ऐसी स्थिति आ रही है कि उनको भी लोन लेना पड़े? उसके बाद सेकंड स्थिति आई कि अब इस देश के भीतर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके जरिए भी अब ये लोन देने के प्रोसेस में आ जाएंगे। एक चीज दिमाग में थोड़ा साफ कीजिए, इससे पहले यानी मोदी गवर्नमेंट से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी वह आरबीआई के अंडर में नहीं आती थी, लेकिन अब यह आरबीआई के अंडर में लाने का प्रयास किया गया और आरबीआई के अंडर में क्योंकि लगातार जो घोटाले उभारे गए वो लेकर आया गया। और जैसे ही आपके दिमाग में कोऑपरेटिव शब्द आएगा आपको समझना होगा इस देश के पॉलिटिशियंस, खास तौर से महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, और महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस में भी खास तौर से शरद पवार का वर्चस्व माना जाता है कोऑपरेटिव्स पर।
और कॉपरेटिव्स की इकोनॉमी, वहां पर खेल घोटाले ये सब होते रहे हैं। लेकिन पहली बार अब सहकारिता मंत्री जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ही होंगे, तब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश के भीतर में कॉपरेटिव्स का मतलब क्या है, क्योंकि वह भी अब 2 करोड़ तक के लोन को दे सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर 25 परियोजना के साथ जाए या कोई समूह में जाए, उसको भी दिया जा सकता है। यहां पर जो मंडियों का जिक्र है और उनको मजबूत करने का जिक्र है, तो यह भी समझिए इस देश के भीतर में तकरीबन 1000 मंडी है। उसमें जैसे पंजाब के भीतर में आइए, हरियाणा में आइए, उत्तर प्रदेश में आइए, जो खास तौर से इसमें अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में शुरू हुई है। लेकिन देश के भीतर में ऑनलाइन ट्रेडिंग की स्थिति अभी भी सिर्फ 491 मंडियों को लेकर ही है जो ऑनलाइन होती है। लेकिन जो रजिस्टर्ड ट्रेडर है इस देश के भीतर में, उनकी संख्या तकरीबन 1,70,000 है जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं। यहीं से यह बात शुरू होती है कि मंडियों को भी अब लोन दिया जाए, मंडी भी लोन ले और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। और उसमें जैसे ही कॉपरेटिव्स की भागीदारी निकल कर आती है, तो आपके जहन में 2 सवाल तुरंत आएंगे कि यह कॉपरेटिव का खेल क्या है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम देखा, जो तकरीबन 4,350 करोड़ का था। इस देश के भीतर में 1,482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो शहरों में है, और उसमें लगभग 58 जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो कई राज्यों को, जैसे महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक है, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक निकल कर आया। और इसमें डिपॉजिटर्स जो हैं, जिनका अकाउंट खुला हुआ है, उनकी संख्या तकरीबन 8.5 करोड़ से ज्यादा की है। आपके जहन में आएगा सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक में कितना पैसा है। इसका जो पैसे का एक अनुमान लगाया जाता है वो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का लगाया जाता है। दूसरी बात, पिछले दिनों एक और घोटाले की जानकारी आई थी सतारा से, जिसमें ईडी जो थे, वहां पर जो जानदेश्वर चीनी मिल है उसको ईडी ने सीज कर लिया। वहां पर तकरीबन 25,000 करोड़ का घोटाला था। उसमें नाम किसका आया? उसमें अजीत पवार का नाम आया, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और शरद पवार जी के भतीजे हैं। इस चीनी मिल में 25,000 करोड़ के घपले घोटाले का जिक्र आया तो ईडी ने सीज कर लिया। यहीं से एक दूसरा सवाल शुरू होता है कि जो तमाम मंत्रालयों की फहरिस्त में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सहकारिता का खेल क्या है, तो जरा हम एक लिस्ट पढ़ते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि सहकारिता का मतलब क्या होता है और इस देश के भीतर में जो नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है। और अब उनके मंत्री इस देश के गृह मंत्री ही हैं। सरकार आरबीआई के जरिए या बैंकों को कितना खोखला कर चुकी है और आरबीआई के जरिए कितना पैसा उसने अक्रॉस द तमाम गवर्नमेंट्स, यानी पहले की तमाम गवर्नमेंट से हटकर जो आरबीआई से पैसा लिया है और नियम कायदे के तहत उसकी रकम तक को बढ़ाया गया है कि डिविडेंड को भी बढ़ा दिया जाए। शायद इसीलिए बीते 6 बरस में तकरीबन 5.5 लाख करोड़ रुपया आरबीआई देता है सरकार को। बैंकों में जो लगभग रिटर्न ऑफ करने की स्थिति है, जो लोन देने की स्थिति है, वह भी कैसे बढ़ती चली गई, एनपीए कैसे बढ़ता चला गया, यह कोई छुपा हुआ नहीं है। और इस देश के जो पीएसयू हैं, उनका जो डिविडेंड सरकार के पास आता है या पीएसयू के जरिए जो पैसा पंप किया जाता है वो कोऑपरेटिव्स में भी किया जाता है। वो डेयरी कोऑपरेटिव्स भी हो सकता है, वो तमाम तरह के कोऑपरेटिव्स हैं। जरा उसकी लिस्ट देखिए, क्योंकि नेशनल कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक फेडरेशन भी है इसी के अंदर में, यानी लैंड डेवलपमेंट भी आता है। स्टेट कोऑपरेटिव्स बैंक सारे निकल कर आते हैं। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह भी इसके मातहत आता है। कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह भी इसके अंडर में आएगा। फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, शुगर लॉबी एक बहुत मजबूत महाराष्ट्र की मानी गई। और अब गन्ना किसान दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आते हैं, वहां पर भी मिलों की लॉबी है। शायद इसीलिए किसानों का 10,000 करोड़ का बकाया ये नहीं लौटा पाते हैं मिल वाले। लेकिन जब भी सरकार रियायत देती है, वह किसानों को नहीं देती है, मिलों को देती है। अब उसकी कोऑपरेटिव भी, यानी जो शुगर फैक्ट्रीज कोऑपरेटिव लिमिटेड है, वह भी अब सहकारिता मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। और उसके मातहत उनके नए कानून बनाने का जिक्र है, नई नीतियों का जिक्र है। लेकिन लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड, कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड, फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल लिमिटेड, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन लिमिटेड, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, हैंडलूम फैब्रिक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे ही हैंडलूम फैब्रिक आया, आपके जहन में तुरंत यह सवाल होना चाहिए कि दरअसल कपड़ा
को कहां से कहां शिफ्ट किया गया और नए कपड़ा मंत्री कौन है और पहले स्मृति ईरानी उस दिशा में क्यों नहीं कर पाई और अब वो कहां शिफ्ट हो गया। ये आप सोचिए कि वो कौन मंत्री है और उन मंत्री की पहचान किस रूप में है। उसके बाद आइए हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव लिमिटेड, हैंडलूम भी बताया हमने, फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ लेबर कोऑपरेटिव लिमिटेड, कोऑपरेटिव टैबेको ग्रोअर्स फेडरेशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, यानी ये तमाम जो 2 दर्जन कोऑपरेटिव्स हैं, अब उनके जरिए जो भी फाइनेंशियल काम होता है और जो पीएसयूज इस देश के भीतर में वहां का पैसा कैसे किस रूप में शिफ्ट किया जाता है और किस किस कोऑपरेटिव के जरिए किया जाता है। अगर आपके दिमाग में एक बात और आए, जिस समय इस देश में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी हुई, उस समय आरबीआई के सामने यह शिकायत आई कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ब्लैक मनी को कोऑपरेटिव्स के जरिए वाइट कर दिया। वहां पर बड़ी तादाद में, उसमें गुजरात के भी एक बैंक का नाम था, उसमें जिसने किया वो अभी इस देश के मंत्री हैं, उनका भी जिक्र निकल कर आया था और कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के भीतर कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर आया गया था कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में अलग अलग अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके नाम पर वहां पर वो पैसा डाल दिया गया और बड़ी तादाद में वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके नए नोट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो सहकारिता विभाग या सहकारिता मंत्री और इस देश के भीतर में कोऑपरेटिव आंदोलन एक वक्त चला करता था, जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने भी किया था। लेकिन एक चीज और दिमाग में रखिए, कोऑपरेटिव्स की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटिश काल में हुई थी और जो रॉ कॉटन होता था वो उस कोऑपरेटिव के जरिए जो हैदराबाद में पहला खुला था, उसका मार्केटिंग हेडक्वार्टर खुला था, उसके जरिए मैनचेस्टर जाता था और मैनचेस्टर में कपड़ा बना करता था। यह हम आपको 1860 के लगभग की स्थिति बतला रहे हैं, जिस वक्त ये चीजें चलती थी। उसका आधुनिकरण यह निकल कर आया कि इस देश में सत्ता चलाने वालों को भी अब समझ में आ रहा है कि पैसा कहां से निकाला जा सकता है, क्योंकि सारी चीजें जब धीरे धीरे आप साइफन ऑफ कर लेंगे, वहां से चीजें निकालने लगेंगे, धीरे धीरे चीजें कमजोर होती चली जाएंगी। और शायद इसीलिए इस देश के अब कोऑपरेटिव मंत्री की जरूरत पड़ी। और कोऑपरेटिव मंत्री के जिक्र के साथ 2-3 बातों का जिक्र किया गया। कारोबार में सुगमता लाई जाएगी, कारोबार जो कोऑपरेटिव्स करते हैं उसमें आसान तरीके से हो पाए, कोई मुश्किल ना हो। प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। कानूनी और नीतिगत और प्रशासनिक, यानी जो भी कोऑपरेटिव्स जो है, तमाम पॉलिटिशियंस का वहां पर जो कब्जा रहता है उसको धीरे धीरे साफ किया जाएगा। और अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों का कब्जा कैसे होगा और जो अलग अलग नियुक्तियों के बारे में भी अब सोचा जा रहा है, जो पॉलिटिकल प्रभावित या पॉलिटिकल सत्ता के नजदीक के जो लोग होते हैं उनकी नियुक्तियां कैसे होती है। यह भी उत्तर प्रदेश में ही पिछले दिनों कोऑपरेटिव भर्ती घोटाला हो गया, उसमें बड़े आरोप लगने लगे कि किन लोगों की भर्ती हो रही है। ये सारी चीजें इस देश में चलती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज्ड कैसे करना है और ऑर्गेनाइज्ड करके उसमें से मनी को साइफन ऑफ कैसे किया जाए, शायद ये एक दृष्टि काम करती है। और यह एक नया स्ट्रक्चर है, क्योंकि नए मंत्रिमंडल के जरिए अगर आप इसमें फंसेंगे कि रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया गया, वह तो इस सरकार के चेहरे थे। प्रकाश जावड़ेकर को क्यों हटाया गया, वह तो इस सरकार के चेहरे थे। और हर्षवर्धन जी को क्यों हटाया गया, वह भी तो इस सरकार के चेहरे थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो उनको हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्यवर्धन कहते थे, उनको भी हटा दिया गया। और निशंक, जिन्हों के जरिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उनको भी हटा दिया गया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज देश में अभी लागू भी नहीं हो पा रही है, सिर्फ बड़बोलापन है कि उसके जरिए चीजों को लागू किया जाएगा, क्योंकि वह भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी प्राइवेटाइजेशन की दिशा में जाती है। ध्यान दीजिए, पहली कैबिनेट का मैसेज एक बड़ा साफ है, निजीकरण टारगेट है। फर्स्ट कैबिनेट फर्स्ट टारगेट निजीकरण की दिशा में है। मंत्रालयों के सामने चुनौती या चैलेंजेस यही हैं, कैसे आप चीजों को मोनेटाइज कर सकते हैं और उस मोनेटाइज करने के बाद जो पैसा आएगा उसके जरिए सरकार को भी चलना है। और सरकार का मतलब अगर गवर्नमेंट है, गवर्नेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट पे बहुत पैसा खर्च होता है। यानी नारा दिया जाता था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, खेल हो गया उल्टा, मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई, मिनिमम गवर्नेंस हो गई। तो वो बजट कहां से आएगा जो इतने मंत्रियों को दिया गया है? तो क्या ये डाइवर्ट किया गया लोगों का ध्यान, जो प्रमुख चेहरों को हटा दिया गया? क्योंकि काम इस देश के भीतर में तो पीएमओ ही करता है
और वहीं पर बैठे हुए अंडर सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से ही नीतियां पास होती है, तो कौन क्या काम कर रहा था। और अगर आप फेल्योर की परिस्थितियों को देखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में 3 मंत्रियों के नाम तुरंत आएंगे। आप कहेंगे अच्छा, चाइना ने जो कुछ लद्दाख में किया और बॉर्डर पे था, उस समय देश के रक्षा मंत्री कहां थे? आप सवाल कर सकते हैं। आप कहेंगे इस देश के भीतर में जब पूरी बैंकिंग सिचुएशन डामाडोल हो गई, फाइनेंस मिनिस्टर कहां पर थे? और तीसरा हेल्थ मिनिस्टर को लेकर नाम आएगा कि इस दौर के भीतर में यह है, लेकिन हटे सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर, बाकी 2 मिनिस्टर्स अपनी जगह पर। तीसरी बड़ी बात जो है, अब जिनको मंत्री बनाया गया है, आप उसमें से हर को टटोलना शुरू कीजिएगा तो उसमें आपको जानकर हैरत होगी कि लगभग 40% सीधे सीधे राज्यसभा के लोग हैं जो प्रभावी पदों पर हैं। उसके बाद भी लोग हैं जो राज्यसभा से आते हैं। यानी जो माना गया इस देश में जनता से ताल्लुक रखते हुए लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उनको मंत्री बनाया जाए और राज्यसभा के कुछ स्पेशलाइज्ड लोगों को ले लिया जाए, यह जो धारणा थी वो धारणा बदल गई। बदलते बदलते अब राज्यसभा का मतलब यह है कि उसकी अपनी कोई सियासी जमीन नहीं होती है। जैसे नाम लीजिए हरदेव पुरी साहब का, ये पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, इनको शहरी विकास मंत्रालय दिया गया तो ताल ठोक कर उतर आए सेंट्रल विस्टा पर, क्यों बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए। उसके बाद लेकिन ये एविएशन जो एयर इंडिया है उसका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो उनसे वो शिफ्ट कर दिया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे दिया गया। लेकिन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इन्हीं के पास दे दी गई। ब्यूरोक्रेट मालिक की बात सुनता है और रिटायर होने के बाद वो मालिक खोजता है कोई नया मालिक मिल जाए, तो यह एक स्थिति होती है। और जब आपकी कोई पॉलिटिकल जमीन नहीं होगी तो आपको हटाया जाए या बनाया जाए, कुछ भी किया जाए, आप उस सत्ता के अनुकूल ही काम करेंगे जिस सत्ता की जो पॉलिसी होगी उस सत्ता को बचाने के लिए। यानी जनता से कोई सरोकार उस मंत्री के हो ही नहीं सकते हैं। तो राज्यसभा के मंत्री जब बन जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य, और उनके सामने जो टारगेट दिया जाता है उस टारगेट को बिल्कुल आंख बंद करके उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर में है जिसमें आपको इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर सरकार का नजरिया क्या है यह बिल्कुल साफ रहना चाहिए। बहुत साफ तौर पर है, सरकार उस विजन को डेवलप नहीं कर पाई जो इस देश में 91 के बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म और मार्केट इकोनॉमी को लेकर पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, लेकिन मोदी सरकार आते आते वो चीजें फेल हो गई और इकोनॉमिक रिफॉर्म अब तीसरी कैटेगरी में जाने के बाद वह उस परिस्थिति में आ गया जो आपको 1981 से पहले ले गया, जहां पर आपको सिर्फ पैसा चाहिए। एक वक्त चंद्रशेखर साहब को लगता था कि पैसे सोना गिरवी रख दिया जाए। उस समय जो भी वर्ल्ड बैंक और IMF का दबाव था वो भी रखा गया इस देश के भीतर में। मोनेटाइज करती हुई हर चीजों की कीमत लगाते हुए सरकार जिम्मेदारियों से पल्ला कैसे झाड़े, इस प्रोसेस में देश आकर अटक गया है। और जिम्मेदारी से जब आप पल्ला झाड़ेंगे तो फिर आपको बोलने का हक नहीं है कि रोजगार भी दे पाएंगे। ये बोलने का हक नहीं है कि इस देश की मंडियां जो है वो मजबूत हो जाएगी किसानी के जरिए। 2 करोड़ रुपए लोन ले सकता है कोई किसान, लेकिन इस देश के भीतर का सच क्या है? हर कोई जानता है कि किसान की आय 5,000 रुपए से ज्यादा बैठती ही नहीं। अगर आप एवरेज निकाल लें तो 6,500 रुपए बैठती है पूरे महीने की। 6,500 रुपए महीने की कमाने वाला किसान इस देश में 2 करोड़ रुपए की लोन लेगा और उसके बाद चाहे वो इंटरेस्ट फ्री क्यों ना हो, लौटाएगा कैसे जब अपनी ही फसल की कीमत उसको पूरी नहीं मिल पाती है। MSP की स्थिति यह है कि जब हम आपसे बता रहे हैं इस देश में वीट का प्रोडक्शन इस बार सबसे ज्यादा हुआ रबी की फसल के दौर में। 39 लाख किसानों से खरीदा गया गेहूं जो MSP पर खरीदा गया। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर इस देश के भीतर में गेहूं उपजाने वाले किसानों की तादाद अगर 10 करोड़ है, जो किसान मजदूर मिला लीजिएगा, और 39 लाख लोगों से डायरेक्ट किसानी और जिनके पास जमीन है उनकी संख्या भी लगभग 3 करोड़ है, लेकिन आपने सिर्फ 39 लाख किसानों को ही MSP तक पहुंच पाए। यह एक स्थिति है, वह भी सिर्फ 8 राज्यों में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, इसके बाद सन्नाटा नजर आएगा। यह इस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन है और उसमें मंत्रालयों के शोर में मत जाइए, मंत्रियों के विभागे परिवर्तन में मत खो जाइए। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस देश के भीतर में अब पैसा कहां से साइफन ऑफ होगा और इस देश के भीतर में अब निजीकरण में और कितनी तेजी किस रूप में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।